तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके लिए साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो से पहले मैंने 2 वीडियो और अपलोड किए हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप उन 2 वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि उन 2 वीडियो में करीब मैंने 100 क्वेश्चन साइंस के कराए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 416 है। और इससे पहले के मैं आपको सभी क्वेश्चन करा चुका हूँ, आप उन 2 वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य से प्राप्त रंगों में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है? आपको बताना है कि किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर लगाइएगा, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताऊंगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी बैंगनी रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? आपको बताना है कि प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है या कौन कौन से होते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इन तीनों को, यानी कि लाल, नीला और हरा, ये हमारे प्राथमिक रंग होते हैं और ये प्रकृति में पहले से ही हैं, इसलिए इन्हें प्राथमिक रंग कहा जाता है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि मनुष्य की आंखों में जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है आंख पर, तो वह आंख के किस भाग पर बनता है, तो आपको बताना है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि आंख का भाग होता है रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो आपको इसे जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया बोला जाता है, इसे दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता होगा, अप्ता लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अप्ता लेंस। और आपको ध्यान रखना है, देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कभी भी एग्जाम में कि बताइए कि निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को कहाँ की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, तो आपको ध्यान रखना है, अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उसे दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है और पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूर दृष्टि दोष यानी कि इसे हाइपर मेट्रोपिया बोला जाता है, दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अब आपको बताना है कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इसमें व्यक्ति को कहाँ की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है? दूर दृष्टि दोष में पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। तो आपको ये, मैंने जो आपको दोनों क्वेश्चन कराए हैं, आपको ध्यान रखने हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो काफी अच्छा क्वेश्चन आपको बताना है। एक सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत प्रकाश में कितने रंग मिले होते हैं? आपको बताना है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है या कितने रंग मिले होते हैं। तो आपको पता है तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7 रंग, यानी कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग मिले होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष में बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है, जो हमें आकाश में दिखाई देता है, तो उसमें हमें सबसे ऊपर की ओर यानी कि बाहर की ओर कौन सा रंग दिखाई देता है? तो मैं आपको इंद्रधनुष के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता देता हूँ। देखिए आपको पता होगा, जब वर्षा होती है तो उसके बाद हमें कभी कभी आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो इंद्रधनुष किस प्रकार से बनता है। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब सूर्य की किरणें वर्षा की बूंदों से अपवर्तित तथा परावर्तित हो जाती हैं, तो इसी के कारण हमें आसमान में इंद्रधनुष दिखाई देता है और यह 7 रंगों से मिलकर बना होता है, लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला और बैंगनी। तो ये 7 रंग होते हैं। और अब बात आती है कि सबसे ऊपर की ओर इसमें कौन सा रंग दिखाई देता है। तो आप ध्यान से देखिएगा, सबसे ऊपर इसमें लाल रंग दिखाई देता है। और अगर बात आती है कि सबसे नीचे कौन सा रंग होता है इसमें, तो सबसे नीचे होता है बैंगनी और सबसे ऊपर लाल होता है। और अगर हम बात करें कि बीच में यानी कि इसके मध्य में कौन सा रंग होता है, तो इसके बीच में होता है हरा रंग। तो आप इन तीनों को याद रखिएगा, सबसे ऊपर लाल, सबसे नीचे बैंगनी और बीच में हरा रंग होता है। तो आप इन सभी पॉइंटों को ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काफी आसान क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि जब कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में जाता है तो उसे जो आकाश का रंग दिखता है वह किस प्रकार का दिखता है? काला दिखाई देता है, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, काला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब लाल फूल को हरे रंग के कांच के टुकड़े में देखा जाता है तो वह प्रतीत होता है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इस क्वेश्चन में पूछा है, जब कोई लाल फूल को हम हरे
कांच के टुकड़े में देखेंगे तो वह हमें कैसा दिखाई देगा, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपको पता है तो आप इसका आंसर लगाइए। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि हमें काला दिखाई देगा। तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक द्वारा बना प्रतिबिंब, आपको बताना है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो प्रतिबिंब बनता है वह किस प्रकार का बनता है। तो वास्तविक और बड़ा बनता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वास्तविक और बड़ा होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो मैंने आपको इससे पहले एक क्वेश्चन कराया था कि जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है आंख के किस भाग पर बनता है, यानी कि रेटिना पर बनता है, मैं आपको करा चुका हूँ। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है कि मानव नेत्र के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह किस प्रकार का बनता है। तो आपको ध्यान रखना है वास्तविक एवं उल्टा होता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वास्तविक एवं उल्टा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो आपको प्रतिरोध का मात्रक बताना है कि चार ऑप्शन में से कौन सा है। अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर लगाइएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। आपको बताना है इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो आपको पता है तो आप इसका भी आंसर लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1.6 × 10⁻⁻⁻⁻⁰ कूलाम होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक सेल का उदाहरण है। आपको बताना है कि चार ऑप्शन में से कौन सा प्राथमिक सेल का सही उदाहरण है। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है बोल्टियर सेल, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी है लैंग्स लासे सेल, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है डैनियल सेल, यानी कि ये तीनों ऑप्शन सही हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, निम्न में से कौन अर्धचालक है। आपको बताना है कि चार ऑप्शन में से कौन सा अर्धचालक है। तो आपको पता है तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो आपको दिया गया है सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये जो दोनों धातुएं होती हैं ये अर्धचालक होती हैं, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 432 है, शुष्क सेल में एनोड का काम करता है। आपको बताना है जो शुष्क सेल होता है इसमें एनोड का काम कौन करता है। तो जो कार्बन की छड़ होती है वो एनोड का काम करती है, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कार्बन की छड़। तो आप इसे ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत बल्ब के भीतर, आपको बताना है कि विद्युत बल्ब के जो भीतर गैस भरी होती है वह किस प्रकार की होती है। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन आपके सामने, अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर लगाइए कि विद्युत बल्ब के अंदर किस प्रकार की गैस भरी जाती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका जो आंसर होगा मैं आपको बता दूं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि निष्क्रिय गैस भरी जाती है। तो विद्युत बल्ब के अंदर जो गैस होती है कौन सी होती है, आर्गन गैस होती है, और ये निष्क्रिय गैस होती है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि इसके अंदर जो गैस भरी जाती है आर्गन, वह कैसी गैस होती है, वह निष्क्रिय गैस होती है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिजली के फ्यूज तार किससे बना होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए जो बिजली का फ्यूज तार होता है वह किस मिश्र धातु का बना होता है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपको पता है तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, जो बिजली का फ्यूज तार बना होता है वह जो धातु होती है मिश्र धातु तांबा और टीन की जो मिश्र धातु बनी होती है वह उसका बना होता है, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तांबा एवं टीन की मिश्र धातु से बना होता है बिजली का फ्यूज तार। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 435 है, ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जो, आपको बताना है कि ट्रांसफार्मर किस प्रकार का यंत्र है, यह वोल्टेज को किस प्रकार से परिवर्तित करता है। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में बदलता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, जो एसी वोल्टेज होती है अगर ज़्यादा होती है तो उसे कम भी कर देता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए भी सही है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है, यानी कि अगर एसी वोल्टेज कम है यानी कि निम्न है कम है तो वह उसे ज़्यादा कर देगा, यानी उच्च वोल्टेज में बदल देगा। तो ये भी ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, सिर्फ एसी प्रत्यावर्ती धारा में प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है, यानी कि ये सिर्फ एसी में ही प्रयुक्त होता है जो प्रत्यावर्ती धारा होती है ट्रांसफार्मर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो आप इसे ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, घरों में फ्यूज किस क्रम में जोड़े जाते हैं। तो आपको बताना है कि जो घरों में फ्यूज लगाए जाते हैं यह किस क्रम में जोड़े जाते हैं। तो आपको पता है तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं।
तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि श्रेणी क्रम में घरों में फ्यूज लगाए जाते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घरों में पंखा, बल्ब आदि उपकरण किस क्रम में लगे होते हैं? तो दोस्तों इससे पहले हमने बात की घरों में जो फ्यूज लगा होता है वह किस क्रम में लगा होता है, तो श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। और इससे अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि घरों में जो पंखा, बल्ब आदि इस प्रकार के उपकरण लगाए जाते हैं यह किस क्रम में लगे होते हैं? तो समांतर क्रम में लगे होते हैं, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, समांतर क्रम में। तो ये दोनों जो क्वेश्चन मैं आपको कराए हैं काफी इंपॉर्टेंट है, आप इन दोनों को जरूर ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 438 है, इन्वर्टर एक ऐसा यंत्र है जो आपको बताना है कि ये जो इन्वर्टर यंत्र होता है आपके घरों में भी होगा शायद, तो यह किस प्रकार का यंत्र है, यह किस धारा को किस वोल्टेज में परिवर्तित कर सकता है? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि एसी वोल्टेज को डीसी में बदल सकता है, आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर बी है, डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में बदलता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। यानी कि जो इन्वर्टर होता है यह एसी को डीसी में और डीसी को एसी में बदल सकता है। तो आप इसे ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, जो अस्थायी चुंबक बनाने में प्रयोग में लाया जाता है, नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए इससे पहले क्वेश्चन में हमने बात की अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अब आपको बताना है कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो स्थायी चुंबक में इस्पात का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, चुंबक के 2 समान ध्रुवों को एक साथ मिलाने पर उनमें क्या होगा? आपको बताना है, आपने कभी देखा होगा अगर आपने 2 चुंबक एक साथ ली होंगी और उनके जो एक समान ध्रुव होते हैं उनको आपस में मिलाने की कोशिश की होगी, तो वे आपस में एक दूसरे को ढकेलती हैं, आपने देखा होगा। तो यानी कि वे क्या करती हैं, विकर्षण करती हैं एक दूसरे के विपरीत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विकर्षण होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के प्रतिपादक थे। आपको बताना है ये जो सिद्धांत दिया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण का, ये किसने दिया था या इसके प्रतिपादक कौन थे? तो आपको पता है तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि फेराडे ने यह सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा मिलती है। आपको बताना है कि जो चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा मिलती है वह किसके नियम से मिलती है? तो फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से मिलती है, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो आप इसे ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 444 है, निम्न में से प्रति चुंबकीय पदार्थ है। आपको बताना है कि प्रति चुंबकीय पदार्थ इन 4 ऑप्शन में से कौन सा है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है सोना व हीरा, तो ये भी प्रति चुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन नंबर बी है नमक में जल, तो ये भी प्रति चुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन नंबर सी है चांदी व तांबा, तो ये भी प्रति चुंबकीय पदार्थ है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 445 है, निम्न में अनुचुंबकीय पदार्थ है। अब आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन से अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं सोडियम, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन, तो ये तीनों अनुचुंबकीय पदार्थ हैं, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। तो आप जो मैंने आपको बताया प्रति चुंबकीय पदार्थ कौन से हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कौन से हैं, तो आप इन्हें याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक किस दिशा में स्थित रहता है? आपको बताना है कि जो स्वतंत्र रूप से चुंबक लटका रहता है वह किस दिशा में स्थित रहता है। तो चलिए इसको ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि उत्तर एवं दक्षिण दिशा में स्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संधारित्र यानी कि कैपेसिटर का मुख्य कार्य है। आपको बताना है कि संधारित्र का मुख्य कार्य क्या होता है। तो आवेशों का संचय करना इसका मुख्य कार्य होता है, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पदार्थ के परमाणुवाद के प्रेरणेता थे, तो कौन थे? डाल्टन थे, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता कहलाता है। आपको बताना है कि किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम यानी कि छोटे से छोटा सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता वह क्या कहलाता है।
तो आपको पता है, तो आप इसका आंसर लगाइए। तो वह परमाणु कहलाता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था कही जाती है, आपको बताना है कि पदार्थ की चौथी अवस्था को क्या कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, रेलवे में भी कई बार पूछा गया है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान रखिएगा। पदार्थ की चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहा जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्लाज्मा। तो दोस्तों यही थे जितने क्वेश्चन आज के लिए मैं आपके लिए लेकर आया था। बाकी जितने भी क्वेश्चन आगे हैं मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साइड उसके साइड में बेल आइकन को जरूर दबा दें और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने हमारे पुराने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, आप उन वीडियो को जरूर देखिए, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।